हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ऑफ करंट। तो हम यहाँ पर यूपी टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2014 के 30 प्रश्न हिंदी में लेकर के चल रहे हैं। इसी तरह से हम आपको साइकोलॉजी, हिंदी, पर्यावरण और संस्कृत के पेपर की भी श्रृंखला आपके लिए लेकर आएंगे। तो सीरियल वाइज आप इस टेस्ट को देते रहिए और देखते रहिएगा कि आपके कितने प्रश्न 30 में से सही हो पा रहे हैं। तो आपका यह जो टेस्ट है वो 10वां टेस्ट है। इससे पहले हमने 9 टेस्ट कर लिए हैं, 6 साइकोलॉजी के हैं और उसके बाद से हिंदी के हैं। तो आइए देखते हैं आज का हिंदी में पहला प्रश्न कौन सा है। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर जो हिंदी के जितने भी प्रश्न हैं, इन सारे प्रश्नों के उत्तर देने के साथ साथ हम इसकी विस्तार पूर्वक चर्चा भी करेंगे। तो आप हमें बताइएगा कि जितने भी प्रश्न हैं आप उनमें से कितने सही कर रहे हैं और उन प्रश्नों में आपको कितना हेल्प हुआ है आगे के पेपर में भी। और एक बात, तो आप हर एक प्रश्न को थोड़ा अच्छे से और ध्यान से देखिएगा ताकि ऐसे प्रश्न जो आप पढ़ चुके हैं यहाँ पर, वो प्रश्न आपसे पेपर में कभी भी गलत ना हो। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो आज का पहला प्रश्न है, संकर शब्द किसे कहते हैं। आपके ऑप्शन है, ग्रामीण भाषा का शब्द है ये, संस्कृत भाषा का शब्द है ये, ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द हैं, या फिर दो भाषा के शब्दों से मिलकर बने शब्द हैं। तो आप ऑप्शन को देखिए और ऑप्शन को देख करके बताइए कि आपको इसमें से क्या लग रहा है। तो हम जहाँ तक जानते हैं कि आप इन प्रश्नों में तो खास तौर से गलत नहीं होंगे, क्योंकि अगर आपने हिंदी पढ़ी है तो सिंपल सी बात है कि आप यहाँ पर सही कर ले जाएंगे। यानी कि ये जो घ वाला ऑप्शन है कि दो भाषा के शब्दों से मिला शब्द जो है, यह एक संकर शब्द होता है। यानी कि आपका यहाँ पे घ वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके साथ ही आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का उपयोग किया गया है। आपके ऑप्शन है ई, आ या फिर इक। तो दोस्तों, आप वीडियो को पॉज करके अपने उत्तर को पहले सिलेक्ट करिएगा, उसके बाद फिर आप चेक करिएगा कि हमने कौन सा आंसर बताया और उसके बारे में क्या क्या बताया है। तो देखते हैं कि सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का उपयोग हम करते हैं। तो आइए जानते हैं। सुत शब्द जो है वह स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप प्रत्यय का प्रयोग होता है। सुत का स्त्रीवाचक होता है सुता। तो यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन लग रहा है, ग वाला आ, यानी कि सुता जो है स्त्रीलिंग शब्द है। उसके साथ ही आइए देखते हैं आप प्रत्यय से बनने वाले और कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, जैसे घेरा, घाटा, गुजारा, चढ़ा, रखा, छापा, कहा, कोड़ा, झोंका, धड़का, डेरा। ये सब क्या है, आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं जिनमें आप प्रत्यय लगाने से बना हुआ है। इसके साथ ही देखते हैं ई प्रत्यय लगाने से कौन कौन से शब्द होते हैं। चढ़ाई, लड़ाई, पढ़ाई लिखाई, बड़ाई, बोली, धमकी, धुड़की, झिड़की, हंसी, सिसकी, ये सब आपके ई प्रत्यय से बने शब्द हैं। इग प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं तार्किक, कारुणिक, धार्मिक, कार्मिक, पाश्विक, सांप्रदायिक। ये सब क्या हैं, ईग प्रत्यय से बनने वाले शब्द। और ई प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं राष्ट्रीय, पठनी, पाणिनी। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो है आ, यानी कि ग वाला जो है ये सही ऑप्शन है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है। आपके ऑप्शन है, अधिक समीप होना, पालतू होना, अधिक प्रिय होना, या फिर कष्ट देना। तो नाक का बाल अर्थ होना है इसमें आपका अधिक प्रिय होना, यानी कि ग वाला जो ऑप्शन है ये सही होगा। आगे है, अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। आप जानते हैं अश्व मीन्स घोड़ा होता है। इसके पर्यायवाची अगर आप पढ़े हैं तो घोटक है, घोड़ा, कटक, इन सब में से जो है आपका कटक यानी कि ख वाला ऑप्शन जो है ये वाला सही है यहाँ पर। और आइए देखते हैं अश्व के पर्यायवाची कौन कौन से हैं। तो अश्व का पर्यायवाची है घोड़ा, घोटक है, बाज, तुरंग, रविसुत, सैंधव। ये सब जो है क्या है, घोड़ा के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन था कटक सही था। अगला है, समास का अर्थ है। आपके ऑप्शन है विच्छेद, विस्तार, नवीन अर्थ, या फिर संक्षेप। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है।
तो आइए देखते हैं, जब संक्षेप के लिए आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाते हैं तो वहाँ पर एक नया शब्द बनता है और उस शब्द के मेल को ही समास कहते हैं। सामान्यतः समास का अर्थ संक्षेप करना भी होता है। तो यहाँ पर जो है आपका कौन सा ऑप्शन सही है? समास का अर्थ होता है संक्षेप, यानी कि आपका घ वाला ऑप्शन जो है ये सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है 5 सितंबर, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी या फिर 14 सितंबर को। तो ये तो आप सबको पता ही होगा। खैर आइए थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज की मान्यता प्रदान की गई। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया है और यह संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। तो यहाँ पर जो है आपका 14 सितंबर यानी कि घ वाला जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता यानी कि अस्थाई जो ना हो उसके लिए वाक्य के एक शब्द क्या है? आपके ऑप्शन है अडिग, यायावर, गतिशील या फिर अस्थिर। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता उसे यायावर कहते हैं, यानी कि यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो वाला ख यानी कि ये वाला सही है। इसके साथ में आइए जानते हैं अस्थिर किसे कहते हैं? जो एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर टिक कर और स्थिर दोनों में बड़ा अंतर है। जो स्थिर नहीं रहता उसके लिए अस्थिर है, जो टिक कर नहीं रहता उसके लिए यायावर है। जो अपनी बातों तथा विवादों पर टिका रहे उसके लिए अडिग है और जो सदैव चलता रहे उसके लिए गतिशील है, यानी कि यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो यायावर सही रहेगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, बुंदेलों हरबेलों के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? ऑप्शन है आपके सुभद्रा कुमारी चौहान, राम नरेश त्रिपाठी, सोहनलाल द्विवेदी, माखन लाल चतुर्वेदी। तो इस प्रश्न का उत्तर तो आप लोग दे ही देंगे और यहाँ पे जो प्रश्न है उसका एक ही है, यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान जो है यही सही है। तो का वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आइए देखते हैं अगला। भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है बच्चों को व्यस्त रखना, बच्चों को श्रेणीवार विभक्त करना, भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान व उनका निदान, या बच्चों के त्रुटियों की केवल सूची बनाना। तो जो बच्चों के खिलाफ हो वो तो आपका बिल्कुल नहीं सही होगा और जो ऑप्शन आपको सही लग रहा है वो सिंपल सी बात है कि ये ग वाला जो है यही सही लग रहा होगा। तो आपका ऑप्शन यही सही है भी। तो यहाँ पे ये सही हो गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस रस को रसराज कहा जाता है? ऑप्शन है वीर रस, श्रृंगार रस, हास्य रस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वीर श्रृंगार रस को कार्य व्यापार की व्यापकता के कारण रसराज कहा जाता है। भरत मुनि 8 प्रकार के रसों का उल्लेख किए हैं, जबकि अभिनव गुप्त ने मूलतः रसों की संख्या 9 मानी है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो कौन सा सही है? आपका ये जो श्रृंगार रस है इसे रसराज भी कहा जाता है, यानी कि ख वाला। अगला ये देखते हैं, नाटक शिक्षण में कक्षाभिनय प्रणाली के प्रयोग से ऑप्शन है आपके बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है, शिक्षकों का बच्चों का समय व्यर्थ होता है, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम अपनी कक्षा में कोई भी कार्यक्रम या फिर कोई भी पढ़ाने लिखने या समझने की वस्तु जो है उसको क्रियाकलाप के तरीके से अगर सिखाएं तो बच्चे में बहुत तेज़ी से तो बच्चों में वह समझ बढ़ जाती है, यानी कि यहाँ पर जो है आपका ख वाला ऑप्शन, यानी कि पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं, काव्य शिक्षण का उद्देश्य है आपके ऑप्शन है रस अनुभूति एवं आनंद अनुभूति कराना, संगीत कला में निपुण बनाना, व्याकरणिक नियमों की जानकारी देना, भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित कराना। तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन लग रहा है?
तो यहाँ पर जो है वो आपका रसानुभूत एवं आनंद अनुभूति कराना, यानी कि का वाला ऑप्शन जो है ये वाला सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? राम जाता है, मेरी गाय काली है, सीता फल खाती है। सॉरी फ्रेंड्स, ये सीता फल कोई फल नहीं है, इसमें अलग है, सीता फल खाती है। जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो आपका मेरी गाय काली है। इस वाक्य में मेरी शब्द एक सार्वनामिक विशेषण है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? पहला विशेषण है सार्वनामिक, दूसरा गुणवाचक, तीसरा संख्यावाचक और चौथा परिमाणवाचक, सर परिणामवाचक होता है। तो यहाँ पर मेरी गाय काली है जो ये क्या है आपका सही ऑप्शन है। आइए अगला देखते हैं। प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन सा एक नहीं आता है? आपके ऑप्शन है बोलना, लिखना, सुनना और हंसना। तो भाषा के संबंध में 4 प्रमुख कौशल आते हैं, जिनमें है लिखना यानी कि लेखन कौशल, सुनना श्रवण कौशल, बोलना मौखिक कौशल और पढ़ना यानी कि पठन कौशल। और इसे अगर आप सूत्र से याद करें तो सुबो पाली, सुबो मीन्स सुनना, बो मीन्स बोलना, पा मीन्स पढ़ना और ली मीन्स लिखना। तो यहाँ पर ये सब आपके सही हैं। यहाँ पे जो अलग ऑप्शन है वो आपका हंसना है, यानी कि घ वाला जो है ये सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न शब्दों में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। आपके ऑप्शन है वाहनारूढ़, गंगाजल, रेखाचित्र या फिर सत्ताधीश। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही होना चाहिए वो आपका कौन सा ऑप्शन है? तो आइए थोड़ा सा देखते हैं। जहाँ अधिकरण तत्पुरुष में कारक चिन्ह का लोप हो वहाँ अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। इसमें कारक चिन्ह में पर आदि हैं। अब अगर वाहनारूढ़ इसमें सही है तो वह वाहन पर आरूढ़ यानी कि अधिकरण तत्पुरुष समास होगा, और गंगा जल, गंगा का जल संबंध तत्पुरुष समास होगा। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन है वो है वाहनारूढ़ यानी कि का वाला ऑप्शन, ये सही है। आइए अगला देखें। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम है। तो अगर हम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की कोई भी कविता या कहानी या नाटक पढ़े हैं तो उसमें आप देखे होंगे कि उनका पूरा नाम लिखा रहता है और वहीं आगे ब्रैकेट में लिखा रहता है अज्ञेय। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जो है फुल नेम है। तो यह आपका का वाला ऑप्शन जो है सही है। आगे है को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? ऑप्शन है आपके अपादान, करण, संप्रदान या फिर कर्म। तो अगर हम जानें कि को से कर्म कारक चिन्ह का बोध होता है, यानी कि आपका यहाँ पे घ वाला ऑप्शन है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि कारक तथा उनकी कारक चिन्ह जो हैं वो कौन कौन सी हैं। तो आइए देखते हैं। इसे हम एक सूत्र के माध्यम से याद करेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग, संबंध का के की, रारेरी, अधिकरण में पर, संबोधन है वो अरे। तो यहाँ पर जो है वो आपका घ वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि को का प्रयोग जो है वो कर्म कारक के लिए होता है। आइए अगला देखते हैं। घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? आपके ऑप्शन है आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल या फिर भारतेंदु युग। तो घनानंद जो है रीतिकाल की रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। इनका जन्म 1689 से 1739 ईस्वी बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे और इनकी प्रेयसी गणिका सुजान थी तथा घनानंद मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीली के आश्रय में थे। घनानंद द्वारा रचित ग्रंथ हैं इश्कलता, विरहलीला, वियोग कली, कोकसार, कृपाकंद, रसकेली वल्ली तथा यमुना यश और ग्रंथ सुजानसार। ये सब किसकी रचना है? घनानंद की। और ये किस काल के कवि हैं? रीतिकाल, यानी कि आपका ये जो खा वाला ऑप्शन है ये सही है। आइए आगे देखें। बिहारी के प्रसिद्ध हैं, यानी कि जो बिहारी हमारे लेखक हैं उनका क्या प्रसिद्ध है, कौन सी रचना प्रसिद्ध है? दोहा है, सवैया है, पद है या फिर कविता है? तो बिहारी रीतिकाल के रीति सिद्ध काव्यधारा के एकमात्र कवि हैं। इन्होंने केवल एक रचना बिहारी सतसई के नाम से दोहा छंद में की है और बिहारी सतसई की भाषा परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रज भाषा है। इसमें दोहों की संख्या 719 है। बिहारी निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित है। इनके पिता केशव दास तथा गुरु नरहरि दास थे।
बिहारी महाराजा जय सिंह के आश्रय में थी। तो यहाँ पर जो है वो आपका का वाला ऑप्शन यानी कि दोहा जो है ये सही है। आइए आगे प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। आपके ऑप्शन है आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद और आशीर्वाद। तो यहाँ पर जो है वो आपका का वाला ऑप्शन यानी कि ये वाला सही है। आइए देखते हैं आगे कौन सा प्रश्न है। अगला प्रश्न है दाता शब्द स्त्रीलिंग यानी दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन है दात्री, दाती, दात्र या फिर धात्री। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही है आप बताइए। यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन दात्री यानी कि का वाला जो है ये सही होगा। अगला ये देखते हैं लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है। तो यहाँ पर लड़का जो है पेड़ से गिरा यानी कि अलग हो रहा है और से अलग के लिए किस कारक का प्रयोग होता है, अपादान कारक। यानी कि यहाँ पे जो है खा वाला ऑप्शन अपादान कारक वाला सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पापी में कौन सा विशेषण है। ऑप्शन है सार्वनामिक, संख्यावाचक, गुणवाचक या फिर परिमाणवाचक। तो पापी में गुणवाचक विशेषण है। जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो उसे गुणवाचक संज्ञा गुणवाचक विशेषण कहते हैं। विशेषणों में इनकी सर्वाधिक संख्या है। तो यहाँ पर जो है आपका पापी गुणवाचक यानी कि ग वाला ऑप्शन जो है ये सही है। आइए अगला देखते हैं। दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं। तो दोहा में कुल 24 मात्राएं होती हैं। दोहा एक अर्धसमात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13, द्वितीय व चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंत में गुरु और लघु होता है। अतः इस छंद में कुल 24 मात्राएं होती हैं, जबकि रोला, दोहा, सोरठा तथा रूपमाला में 24 मात्राएं, गीतिका में 26 मात्राएं, हरिगीतिका, उल्लाला तथा वीर में 28 मात्राएं तथा तांटक छंद में 30 मात्राएं होती हैं। यानी कि जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही है वो कौन सा है, ग वाला, 24 मात्राएं, ये सही है। आगे आइए देखते हैं। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो इसके लिए एक शब्द क्या है। तो अच्छे कुल में उत्पन्न होने के लिए एक शब्द है कुलीन, यानी कि ये ग वाला जो ऑप्शन है आपका सही है। और जो बहुत कंजूस हो उसे कृपण, जिसके पास आधार धन संपदा हो समृद्ध, और जो पैसे वाला हो उसके लिए धनी का प्रयोग किया जाता है, और जो बहुत दान करता है उसके लिए दानी शब्द का प्रयोग किया जाता है। आगे आपका सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की। तो सूरदास जी ने एक रचना की थी जिसका नाम था सूरसागर। वह किस भाषा में है, यह प्रश्न आपका पूछा गया है। तो यह ब्रज भाषा में थी, यानी कि खा वाला जो ऑप्शन है ये आपका सही है। और सूरदास जी भक्तिकाल, सगुण काव्यधारा के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। इनकी 3 रचनाएं हैं, सूरसागर, सुरावली और साहित्य लहरी। सूरदास जी की भाषा ब्रज भाषा थी। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास जी ने किया, यानी कि यहाँ पर आपका खा वाला ब्रज सही है। और इसके बारे में जो आपने अलग से भी जान लिया उसे आप नोट करते रहिएगा। आगे है शोक किस रस का स्थायी भाव है। हास्य, शांत, करुण या फिर वीर। तो अगर आपने रसों के बारे में पढ़ा है तो आपका सही हो जाएगा। शोक जो है करुण रस के बारे में है, यानी कि ग वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। आगे है बीजक किसकी रचना है। आपके ऑप्शन है जायसी, तुलसी, सूर या कबीर। तो हम कबीर के बारे में अगर पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं तो हमें सिंपल सी बात है कि हमें पता होगा कि बीजक भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कबीर की रचना है। बीजक, साखी, सबद तथा रमैनी। जो बीजक है वो साखी, सबद तथा रमैनी तीनों का संकलन है, और इसका संकलन कबीर के शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 ईस्वी में किया था। कबीरदास की भाषा को पंचमेल, खिचड़ी, सदुक्कड़ी आदि नामों से भी जाना जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है, यानी कि उनको यह उपाधि दी है। तो यहाँ पर जो है आपका कौन सा सही होगा, घ वाला, यानी कि कबीर। बीजक कबीर की रचना है। आगे है पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन है आपके पुनः,
जन्म, पुनः जन्म, पुनः आजन्म या फिर पुनर्जन्म। तो यहाँ पर आपका विसर्ग संधि है। अगर विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। और जो ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है वो आपका क वाला यानी कि ये वाला सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरज सी कल कांति थी में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है आपके रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा और श्लेष। तो नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरज सी कल कांति थी, इस वाक्य में जो है उपमा अलंकार है। आइए थोड़ा सा जान लेते हैं अलंकार के बारे में। जहाँ उपमेय के साथ उपमान की तथा किसी समान धर्म को लेकर तुलना की जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है, जैसे पीपर पात सरसमन डोला। उसके बाद देखते हैं रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप किया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है, जैसे उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसेउ संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। इसके बाद है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ है चिपकना, मिलना या संयोग। जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है, जैसे चिरजीवो जोरी जिए, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृष भानुजा, वे हलधर के वीर। तो इसमें श्लेष अलंकार है। उसके बाद है उत्प्रेक्षा। तो जब उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना कर ली जाए तब उत्प्रेक्षा अलंकार माना जाता है, जैसे सोहत ओढ़े पीत पथ, श्याम सलोने गात, मनहु नील मणिशैल पर आत प्रभो परियो प्रभात। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन कौन सा सही है? यहाँ पर आपका उपमा यानी कि ख वाला ऑप्शन जो है ये सही है। तो फ्रेंड्स आप इन प्रश्नों को करिएगा। 30 प्रश्न हैं आपके पूरे। इन 30 प्रश्नों को जब आप करेंगे और इसके उत्तर देंगे तो आपको लगेगा कि हाँ आपने किस तरीके से प्रश्न को किया है और इन प्रश्नों में क्या क्या गलतियाँ हुई हैं और आपके कितने सही हो रहे हैं, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आप सबका थैंक यू और धन्यवाद।